हाँ जी, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अभिषेक झुंझुनू, आप सबके बीच में एक शानदार चीज़ जो मेरे कृषि प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं, जो भाई हैं, उन सब के लिए कि अब परीक्षा के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। परीक्षा के ज़्यादा दिन क्यों नहीं बचे? परीक्षा आपकी 18 अप्रैल को होनी है, ठीक है? अब क्या करें कि क्या पढ़ें अब? अंतिम समय के अंदर क्या पढ़ें? कैसी रणनीति अपनाएँ अपन? उसकी पूरी की पूरी चर्चा जो है अपन करने वाले हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा अब क्या पढ़ें हम? ठीक है? और कई बार क्या होता है कि जो सब कुछ सिलेबस कवर कर लिया अपन ने, उसके बाद में ही लास्ट में जाकर जो मौका जो है वो लास्ट के अंदर होता है। कुछ भी करो, जब आपका 1 महीना बचता है ना, मेरा मानना है जब आपका 1 महीना बचता है, लास्ट का जो 1 महीना बचता है ना, लास्ट में जो 1 मंथ बचता है, अगर उसमें आपने कुछ नहीं किया ना, उस 1 महीने के अंदर आपने कुछ भी नहीं किया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा अभी। आप मेरिट में तो आएँगे, लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं आएँगे। ये तथ्य है। क्यों? क्योंकि आपने वो 1 महीने आपकी जो कंटिन्यूटी थी, जो आपने सिलेबस पूरे करने में कंटिन्यूटी दिखाई थी, वो कंटिन्यूटी वहाँ जाकर टूट जाती है। ये सत्यता है। और वहाँ अपन क्या करते हैं, अपन हार मानते हैं, यार अपना सिलेबस तो हो चुका है। सबसे बड़ी गलती वहीं करते हैं, अपना सिलेबस तो हो चुका है। क्या ज़रूरी है अपने को क्या ये करने की, कि ठीक है यार सिलेबस हो गया, अब अपन काम करते हैं, अपन जो है वो कुछ चीज़ें हैं वो लगा लेते हैं। क्या लगाएँ? या टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर ली। अब ये नहीं पता कि किसकी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें, है ना? हमारी भी टेस्ट सीरीज़ चलती है लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ। काफ़ी बच्चे आते हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर देने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि हाँ, मैं इनको यही कहता हूँ, भई आपकी जितनी सेल्फ स्टडी होगी ना, उतनी बेहतर है। आप कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर जो है ऐसे सिलेबस टॉपिक हैं जो आपके हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। उन वो टॉपिक जो है आपके हाई स्कोर नंबर ला सकते हैं। लेकिन उन टॉपिक्स को अपन पढ़ते ही नहीं है, लास्ट में जाके नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो हाई स्कोरिंग हैं। हम उन टॉपिक को छोड़ देते हैं। हम उन टॉपिक्स के एमसीक्यू लगाने छोड़ देते हैं। अकेले टेस्ट सीरीज लगाने से कुछ नहीं होगा। आप खुद भी मेहनत करनी होगी। अब कई क्या करते हैं, जैसे मेरे पास जो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे आते हैं, टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है, वो टेस्ट दे देते हैं। अब उनके नंबर जो है, ऐसे मानो कि 70 नंबर आ गए, 70% आ गए। वो सोचते हैं अपना सिलेक्शन तो है 70%। अरे भाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं है, 70% में भी आपका सिलेक्शन। यदि आपके टेस्ट सीरीज के अंदर 70% आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं है। क्यों नहीं है? अरे क्यों 70% में पड़े हो, 100% की तरफ भागो ना। जो मिल रहा है उसमें खुश मत रहो, 100% की तरफ भागो। हमने कहाँ गलतियां की थी? क्योंकि टेस्ट सीरीज चलाई ही इसलिए जाती हैं किसी भी कोचिंग के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर कि आपका जो सिलेबस है वो कवर तो हो चुका है, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाने का उद्देश्य यही है कि आप जो टेस्ट लगा रहे हो, वहाँ आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को अगले टेस्ट के अंदर या उसी टेस्ट को दोबारा दें, तो हमें ये 70% नहीं मिलने चाहिए, ये हमें 70% से अबव ही मिलने चाहिए, कम नहीं मिलने चाहिए। ज़्यादा ही मिलने चाहिए। तब आप सच में मेहनत कर रहे हो उस चीज़ पे, अन्यथा आप उस चीज़ पे मेहनत नहीं कर रहे, ठीक है? अब अपन बात करते हैं कि अब अपन जो है वो क्या रणनीति अपनाएँ? आपकी जो है एग्ज़ाम कब होने वाली है? 18 अप्रैल को आपकी जो है वो एग्ज़ाम है। अब आपका जो लक्ष्य है ना, वो 18 अप्रैल नहीं होना चाहिए, मेरा सीधा-सा मानना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए 1 अप्रैल। ये अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए? 1 अप्रैल होना चाहिए। 1 अप्रैल तक आपका जो सिलेबस है, जिनका सिलेबस नहीं हुआ ना उनका, कुछ के तो एक बार उन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया, दूसरी बार रिवीजन चल रहा है उनका। और वास्तव में वही बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है मेहनत कैसी की जाती है, और उनमें उनका भी नहीं होता कई बार, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज के ऊपर विश्वास रखते हैं कि अपने टेस्ट सीरीज में 70% आते हैं अपने, ठीक है, अपने 70% आ गए, लेकिन वो टेस्ट सीरीज आके वापस मिलाते नहीं है घर पे कि हमने गलतियां कहाँ की थी। अगर वो गलतियां नहीं सुधारी तो उनका भी सिलेक्शन जो है वो कुछ मद्दार में जाके रह जाता है, कुछ पॉइंटों से वहां अपने गलती करते हैं, ठीक है। और अंतिम 18 दिन, जो अब आप 1 अप्रैल आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो गया, अब 18 दिन आप जो है वो किसी भी चीज को या किसी भी चीज को ये मत लें कि यार 18 दिन बचे हैं, क्या होगा क्या नहीं। 18 दिन आप लें ही मत, एक चीज बनाएं, क्या, शॉर्ट नोट। तो आप साथ साथ जब सिलेबस आप कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हो। उन 18 दिन के अंदर आप शॉर्ट से पढ़ो, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना वो शॉर्ट नोट्स पढ़ो, और साथ के साथ आप जो है वो टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट लगाओ ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन इस टाइम आपको ये नहीं रखना है कि अपन देखें कि कहाँ गलती की है। शुरुआत के 5 दिन देख लो कि हाँ इसमें गलती हो रही है, ये टॉपिक अपने को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ कि लास्ट के अंदर जो है जिनका 60% है, जो बिगिनर्स हैं, जो इन्होंने अभी तक शुरुआत ही नहीं की है, ठीक है, नया पढ़ना बंद करें। जिनका 60% सिलेबस हो चुका है या कम है, वो नया पढ़ना बंद कर दो, बंद ही कर दो बिल्कुल। वो नया क्यों पढ़ें, जो पुराना आपके पास से सीमित है वो ही पढ़ो, ठीक है। केवल और केवल वो सब्जेक्ट आप पढ़ो या उन विषयों को, उन टॉपिक्स को आप पढ़ो, क्योंकि आपका 60% सिलेबस हो गया। आप 30 दिन में कुछ नहीं उखाड़ सकते, हकीकत है, कुछ नहीं उखाड़ सकते आप 30 दिन में। क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ टॉपिक्स पढ़ लोगे। लेकिन उन टॉपिक्स को चुनो ना, जो टॉपिक्स वास्तव में एग्जाम के अंदर जो है हाई मार्क्स वाले टॉपिक होते हैं। जैसे आप हिंदी सब्जेक्ट चुनोगे तो हिंदी के अंदर समास चुन लिया, संधि चुन ली, शब्दावली चुन ली, तो वो उनके 100% आपको क्वेश्चन मिलते हैं उस चीज में। वो टॉपिक आप चुनो, उन टॉपिक्स को रिवीजन करो, उन टॉपिक्स को पढ़ो, उन टॉपिक्स का रिवीजन लगाओ। और जिनका सिलेबस जो है 80% से ज्यादा हो चुका है, वो क्या करें, नया कंटेंट न छेड़े। नया कंटेंट आपको भी नहीं छेड़ना है, ठीक है, नया कंटेंट इनको भी नहीं छेड़ना था। नया पढ़ना बंद कर लो, नया कंटेंट छेड़े नहीं। अब क्यों ही पढ़ना है नया, जो पढ़ लिया उसी का ही बार बार रिवीजन करो। जैसे आपने मान के चलो, आपने जो है सहस्य विज्ञान पूरा पढ़ लिया, ठीक है, सहस्य विज्ञान आपने पूरा पढ़ लिया, और इस सहस्य विज्ञान के अंदर आपने क्या किया, एक टॉपिक ले लिया, 2 टॉपिक ले लिए, चलो मान के चलो, 1 महीने ही बचा है, ज्यादा नहीं बचे। आज कितनी तारीख है, आज है 5 मार्च, होली का दूसरा होली के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ, 5 तारीख है आज, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो 5 तारीख है, ठीक है, आज 5 मार्च है। अब आपका जो एग्जाम है वो कब है, 18 अप्रैल को आपका एग्जाम है। ज्यादा टाइम तो वैसे ही नहीं बचा है। अब इन दिनों के अंदर आप सहस्य विज्ञान उठाओ, एक तो सहस्य विज्ञान के 2 टॉपिक उठा लिए, उन दोनों टॉपिक्स का आपने रिवीजन किया, ठीक है। उन दोनों टॉपिक्स का रिवीजन करने के बाद उनके एमसीक्यू लगाओ। क्या लगाओ, एमसीक्यू। और साथ में पीवाईक्यू और लगा लो कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन लगाने उन्हीं टॉपिक्स के ही हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ा हुआ है आपका, लग से पढ़ाऊं कि हमें तो कम से कम 4 बार तो रिवीजन करना ही है, नहीं हो तो 2 बार तो होना ही होना चाहिए। लग से 4 बार का रखो कि 4 बार अपना रिवीजन हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है। आगे देखो, अब क्या करें। ये कुछ नहीं, ये स्पीड क्या लिखा है। अब चीजें क्या है कि आपने एमसीक्यू लगा लिए, ठीक है।
अब नए नोट्स या किताबों के पीछे छोड़ दो भाई, भागना ही नहीं है आपको यार। अपन जाके मार्केट जाएं और नई किताब उठा लें, क्यों जाना है भाई? क्या करोगे नई किताबों का इस टाइम है? करोगे कुछ? बता देगे यार, करेगा तू भी कुछ? नहीं करेगा। क्यों? पढ़ना वही था जो पढ़ लिया। अब एक महीने में ये तो है नहीं कि वो किताब जो है वो आपको एक जन्म घुट्टी मिला के पिला लेगी, नहीं पिला सकती। आपने जो पढ़ा वही सीमित है। अब आप एक महीने में कुछ नहीं कर सकते। सत्यता के साथ जागो, उधर उधर के वीडियो देखने बंद कर दो तुम। एक महीने में सिलेक्शन ले जाओ, अरे नहीं होगा एक महीने। जब तुम्हारा 6 महीने में नहीं हो रहा तो एक महीने में कैसे हो जाएगा? टाइम लगता है भाई। वास्तविकता यही है, जब तक खुद को टाइम नहीं दोगे, 6 महीने खुद को एक कमरे में बंद कर लो। मैं कह रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, 6 महीने खुद को एक कमरे में बंद कर लो और किताबें पढ़ो सेल्फ स्टडी के साथ। जो टॉपिक नहीं समझ में आए उस टॉपिक का कोर्स लो। मतलब आपने जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आई उस सब्जेक्ट का कोर्स ले लो, उस टीचर का कोर्स, जो भी टीचर आपको पसंद है उस टीचर का कोर्स ले लो, उससे पढ़ लो, या उससे यूट्यूब पे पढ़ लो। यूट्यूब पे भी क्लास है उसकी, पढ़ो उससे। लेकिन अपन क्या करते हैं, लास्ट में पढ़ लेंगे यार, क्या दिक्कत है, एक 5 मिनट लेके बोलते हैं यार फोन चला लें यार। नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या करें। अब सब्जेक्ट जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है उन पे फोकस करना है। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं? अब इन ये जो टॉपिक्स है, सहज से भी देखो, एनिमल हस्बेंड्री होगी, हॉर्टिकल्चर होगी, आपकी एग्रोनॉमी होगी, हिंदी होगी, आर्ट एंड कल्चर होगी, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब ये जो टॉपिक्स हैं ऊपर वाले, ये विषय सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, इनमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है, ये आपके सबसे ज्यादा नंबर देने के जाने वाले टॉपिक हैं या सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के तो आप जो है कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, आप देख लो कि यार इस टॉपिक में से पिछले साल क्वेश्चन आया था, हर बार इससे रिपीट हो रहा है, हमें वही क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, आप कहोगे तो उस पर भी एक नया वीडियो बना देंगे कि भाई लास्ट टाइम में हिस्ट्री में क्या पढ़े, ज्योग्राफी में क्या पढ़े, हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ ले। कुछ चीजें तो मैंने शामिल भी कर रखी होंगी शायद स्लाइड के अंदर, कर दी होंगी बच्चों ने, है ना, भाइयों ने कर दी होंगी शायद स्लाइड अपलोड। तो ये जो सब्जेक्ट हैं आपके 5 सब्जेक्ट, एक तो खुद एग्रीकल्चर, ठीक है, हिंदी और आर्ट कल्चर, ठीक है, इनके अंदर कोई भी गलती मत करना। ठीक है, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हैं जो आपके नंबर बनाते हैं। वास्तव में यही जो टॉपिक हैं, यही जो सब्जेक्ट हैं आपको सिलेक्शन तक पहुंचाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें इसमें और इनसे तो वही सब्जेक्ट पढ़ना, जैसे मैं ऐसे मान के चलूं, मृदा ज्योग्राफी के अंदर मृदा है, उससे पक्का क्वेश्चन आना है तो आना ही। मृदा के अंदर से, मिट्टी के अंदर से जो भी क्वेश्चन आना है तो आना ही है। जलवायु है, इससे क्वेश्चन आना ही है पक्का, एक क्वेश्चन तो आएगा। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में से संधि पक्की आएगी, या आप मान के चलिए तो सहायक संधि होती है ना, वहां से क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, या कालक्रम वाले क्वेश्चन जो है, आजकल कालक्रम भी पूछते हैं, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। चलिए, अब एग्रोनॉमी के जो 5 टॉपिक हैं, जो मुझे वास्तव में लगता है कि सबसे जो है हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 50% जो है ना ये कवर कर लेते हैं ये टॉपिक। कौन सा? सिंचाई। इसके अंदर आप क्या पढ़ो, जल की मांग और विधियां पढ़ो, ठीक है, खरपतवार, ये टॉपिक पढ़ो आप, बीज,
मृदा खाद एवं उर्वरक। ये जो 5 टॉपिक है ना, इन टॉपिक्स को आप जब पढ़ोगे तो आपकी जो फसल है, क्या फसल वाला जो पार्ट है वो 50% खत्म हो जाएगा इन 5 टॉपिक में से। ये जो 5 टॉपिक है ना, ये पढ़ने से आपकी जो फसल है वो 50% तो तैयार हो गई। अरे जब आपको इनके बारे में नहीं पता और आप पहुंच गए फसल पढ़ने, ठीक है, तो आप क्या बता दोगे? ये जो गेहूं की फसल है इस मिट्टी में होती है, हनुमानगढ़ की जलवायु ऐसी है, उत्तरी पश्चिम में राजस्थान की ऐसी मिट्टी है, नहीं बता सकते। उससे पहले ये पढ़ने जरूरी है। सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं, बता सकते हो? सीधा फसल पढ़ने बैठ गए थे, नहीं आएंगे, याद ही नहीं होंगे। तो पहले इन टॉपिक्स को पढ़ना अनिवार्य था। ये 5 टॉपिक आपने पढ़ लिए, आपकी फसल है वो 50% क्लियर हो गई। ठीक है, आपकी फसल जो है वो 50% जो है वो क्लियर हो जाती है। यहां से आगे देखो, अनाज एग्रोनॉमी के अंदर क्या पढ़ो, गेहूं और ये जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। राजस्थान स्पेस के अंदर क्या पढ़ें, राजस्थान जो स्पेशल है उसमें राजस्थान के बिहाव से क्या पढ़ें, ये जो टॉपिक्स हैं जैसे गंवार हो गया, जवार हो, चना हो गया, सरसों हो गई, मूंगफली हो गई, कपास हो गई, ये जो कुछ टॉपिक हैं, ठीक है, इनको पढ़ो। और जो तिलहन वाली जो फसलें हैं, ठीक है, उनकी एक टेबल बना लो, एक चार्ट बना लो अलग से, ठीक है, उस चार्ट को आप दिन में 2 बार तो उसको रीड करो। गन्ना है, ठीक है, आलू है, अन्य जो अदर सब्जेक्ट टॉपिक हैं, इनके अंदर से आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्रोनॉमी के अंदर। महत्वपूर्ण फसलें जो हैं वो ये, ठीक है। अब मैंने एक चीज बताई थी, आपने एग्रोनॉमी के अंदर ये चीजें पढ़ी, ठीक है, पढ़ी, फसलों के आपके कितने टॉपिक तैयार हो जाएंगे इसमें से, ये जो सारे आधे से ज्यादा, कि गंवार है वो कौन सी मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर सबसे ज्यादा होता है, कौन कैसी जलवायु चाहिए, तो वो यहाँ से क्लियर हुए कि नहीं हुए। खाद कैसी पड़ेगी उसमें, कौन सी खाद चाहिए, कौन सा उर्वरक चाहिए, हुई। अब देखो हॉर्टिकल्चर में कहाँ फोकस करना है, सबसे बढ़िया चीज, एक चीज आती है प्रिरक्षण, प्रिंसेप्शन, ठीक है, यहां से जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो इस चीज को, इस टॉपिक को आपने छोड़ा, ठीक है। प्रवर्धन, कटाई छटाई के अंदर और नर्सिंग प्रबंधन के अंदर से भी आपको जो है पढ़ना है। आम है, आम की जो किस्में हैं या संक्रमण है, नींबू का वर्गीकरण और खजूर, ये टॉपिक आपको हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, नस्लें जो है वो सारी पढ़ो, ज्यादा नहीं, गाय वाली पढ़ लो, गाय भैंस वाली, भेड़ की नस्लें, मुर्गी और बकरी की नस्लें, ये पढ़ो। डाइजिस मतलब रोग कौन कौन से, उनके वैज्ञानिक नाम के अंदर मत उलझना, आप केवल ये याद रखो कि वायरस कौन से हों, किससे वायरस होंगे, जीवाणु है, प्रोटोजोवा है, इनके जो है लक्षण, मतलब इनके बारे में पढ़ना है। और दूध विज्ञान जो है उसकी एक टेबल बना लेना, डाटा की, फैट वगैरह के, SNF वगैरह की, ठीक है, काम चल जाएगा हॉर्टिकल्चर के अंदर। अब देखो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर अपने को क्या पढ़नी है, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर एक तो आप जलवायु वाला पार्ट पढ़े, एक पढ़े आप नदियों वाला पार्ट, ठीक है, जो नदियां हैं वो पढ़े, ठीक है, झीलें, ये पार्ट पढ़ लें। और टाइम इनके अंदर जो अरावली के दर्रे हैं, गहरी पहाड़ियां हैं, इनके अंदर तो बिल्कुल ही अपना टाइम वेस्ट मत करना अब के 1 महीने में, ठीक है, अब मत पढ़ना इनको, इनको तो अवॉइड ही कर दो, पढ़ना ही नहीं है इनको, ठीक है, अब मत पढ़ना, पहले पढ़ सकते थे लेकिन अब 1 महीने में मत पढ़ना। जो नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो पुराने हैं जिन्होंने अपना 80% सिलेबस कवर कर लिया वो तो देख लेना, जो नए हैं ना वो मत पढ़ना इनको, ठीक है। मरुस्थल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, किसके लिए, जो हाल ही में तैयारी कर रहे हैं, जिनका मतलब आपको लगता है कि यार
थोड़ा बहुत तो अपना 60% तो क्लियर थोड़ा और पढ़ लें तो शायद हो सकता है। मैं तो नहीं मानता कि हो जाए। बाकी ऊपर वाले पे है। देखो, अब हिस्ट्री के और कल्चर में क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। अब आप हिस्ट्री के अंदर जो है 1857 की क्रांति पढ़ो, एकीकरण पढ़ो, सभ्यताएं हैं वो पढ़ो, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ो, जैसे कुंभा के बारे में पढ़ा और महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, इनके बारे में जो है वो आप पढ़ो, ठीक है। और नए वाले ही सिर्फ, पुराने वाले तो इनको देखना ही देखना है, साथ में इनको भी देखना है, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, लेकिन इनके ज्यादा मत हाई लेवल तक। विस्तृत किसान आंदोलन, ठीक है, जनजातीय आंदोलन, इनपुट या आउटपुट ज्यादा मत करना, ठीक है। अब आगे देखो, एमसीक्यू आपका जो है सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा हथियार ये आपका क्या होना चाहिए, एमसीक्यू होना चाहिए। एग्जाम आईक्यू का निर्माण है कि अब आपने जो है वो सब कुछ पढ़ लिया, और यदि आप उस टॉपिक के एमसीक्यू नहीं लगाएंगे ना, वो आपको टॉपिक समझ नहीं आया। पढ़ने से चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर होती हैं, मानता हूं, ठीक है। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, लेकिन आप अगर एमसीक्यू नहीं लगाओगे, ठीक है, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू नहीं लगाए तो वो टॉपिक आपको एक बार के लिए तो याद होगा, लेकिन जब आप उसके एमसीक्यू लगा रहे हो और यदि आपको वो टॉपिक याद भी नहीं है, तब जब आप एग्जाम के अंदर जाके बैठोगे और उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए तो आपके माइंड के अंदर जो है वो थॉट आने लग जाएंगे, यार ये चीज पढ़ी थी अपन ने, है ना, ये क्वेश्चन अपन ने लगाया था, उसके अंदर अपन ने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली है वो उस क्वेश्चन का जो है पर्सन देखते ही जो है वो आप हल कर लो, और एक खुद जो है वो पर्सन निर्माण करने की सोचा करो। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, क्या यहाँ लगता है यार यहाँ से टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन है, वो पढ़ सकता है। जो पर्सन बार बार नजरों के सामने आते हैं परीक्षा में वही सही होते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि जो जो पर्सन एग्जाम में बार बार आते हैं वही एग्जाम में आएंगे, नहीं। जो आप पढ़ रहे हो बार बार पढ़ोगे, आप अरे एक टॉपिक से आप कितने का एमसीक्यू बना लोगे, 300 बना लोगे, 400 बना लोगे, इससे ज्यादा नहीं तो बना सकते हैं। लेकिन सही में उस टॉपिक में से एमसीक्यू तो कितने बन सकते हैं, 150, इससे ज्यादा एमसीक्यू नहीं बनने वाले, 300 बन जाएंगे। अब 300 एमसीक्यू आप पढ़ोगे, अरे कहीं ब्यूं बारे थोड़ी आ जाइए अब, हैं ब्यूं बारे आ जाए जना तो नाको लागणो जना पर ठीक होते, ब्यूं बारे नहीं आसे। अब थे पर 300% आप खुद बना रहे हो या टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हो उस टॉपिक की, पहले तो वो देखो कि यार यहाँ से पर्सन बन रहा है, अब उस पर्सन को चेंज करने की कोशिश किया करो, लेकिन ये अब नहीं करना है, पहले कर सकते थे तुम। अब यदि आपने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं और उस टॉपिक का आपके पास जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन को छोड़ाना, तुक्के मत लगाने बैठ जाना वहां, है ना, कि हाँ यार ये चीज अपने को आती है, ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तुक्के मत लगाना। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, नंबर घट जाएंगे फालतू में, जो सही है उसके भी नंबर घट जाएंगे, तुक्के तो लगाना ही मत, ठीक है। आगे देखो अब, नेगेटिव मार्किंग के जाल के अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं फंसना है। जो इजी प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है, सिलेक्शन तय करते हैं, उन्हें गलत करना मत, ठीक है। और एक चीज और सबसे ज्यादा क्या करते हैं यार अपने जो है वो, कि अपने जो है 70% सही हो गए, कितने परसेंट हो गए, 70% सही हो गए, और 5 ऐसे मानते हैं अपने 70% कर लिए, और 7 यार अपने को लगता है यार ये 70% अपने को सही है सारे, हाँ। और सोचते भी हैं, देखो ये जाहिर सी बात है, जब अपन एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं तो अपन सोचते हैं, और जो पढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा सोचता है, जो लगातार तैयारी कर रहा है वो बहुत ज्यादा सोचता है कि अपने 70% सही हो गए,
और उसको लगता है वास्तव में उसके 70% सही थे, लेकिन वो क्या करता है, लालच करने बैठ जाता है, यार अपने 70% सही है, इसमें सिलेक्शन तो मुश्किल है, शायद मेरिट में आए नहीं नहीं आए, एक दो नंबर कम रह जाए, और उसकी वो ही लालच उसको मरा जाती है, और वो क्या करता है, 5 और 10 क्वेश्चन और कर देता है, और वो 5-10 क्वेश्चन उसके गलत हो जाते हैं, तुक्के मारता है, क्योंकि उसको खुद को नहीं आते वो क्वेश्चन, उस उन क्वेश्चनों में क्या करता है, वो तुक्के मारता है। अब जरूरी थोड़ी है उन 70 प्रश्नों में भी तो उसके गलत हो सकते थे 5-10, जरूरी तो नहीं है। 5-10 नहीं, ज्यादा बोल दी मैंने, 5-10, 2-3 क्वेश्चन वहां भी गलत हैं उसके, क्योंकि देखो दोनों मत है, नकारात्मकता भी है तो उसमें सकारात्मकता भी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं करना है कि आपको लगे कि यार नहीं, हमें हमारे जो 70, यदि आपको पेपर में 70% आपके क्वेश्चन, आपको लगता है कि यार 70% क्वेश्चन अपने सही हो सकते हैं, ये जो 70 क्वेश्चन है आपको अपने को सही से आते हैं, तो ये 70 ही करना, उसके अलावा क्वेश्चन मत करना जो आ रहे हैं। अब हाँ, तुक्के कहाँ मारने हैं, या मतलब कौन से क्वेश्चन करें जहां आपको लगे ना कि ये दोनों तो नहीं हो सकते, 4 ऑप्शन है, जैसे मान लो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उन ऑप्शन में से आपको लगे कि यार ये 2 ऑप्शन है वो तो बिल्कुल नहीं हो, आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो कि ए होगा कि डी होगा, ठीक है, इन क्वेश्चनों में आप थोड़ा है ना रिस्क लो, अन्यथा रिस्क मत लेना कि चारों क्वेश्चन ऑप्शन है, उन वो क्वेश्चन ही आपको नहीं आ रहा है, यार तुक्का लगा देते हैं, ये हो सकता है इस क्वेश्चन में, मत लगाना, वहां तो उसको तो छेड़ना ही मत, बिल्कुल ही, ठीक है, उसको तो बिल्कुल ही मत छेड़ना। अब गोल्डन नंबर अपन ने एक पढ़ लिया, गोल्डन रूल नंबर 2 देखो, कठिन प्रश्न यानी कि हार्ड प्रश्न सभी के लिए कठिन है, जो प्रश्न आपको कठिन लग रहे हैं ना, आप मान के चला करो वो सबके लिए कठिन है, आपको कठिन लग रहे हैं ना तो वो मान के चलो सभी के लिए कठिन है, और सबसे ज्यादा लालच इन्हीं प्रश्न में करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कैसे होते हैं, कथन निष्कर्ष वाले या कोटो वाले होते हैं, और सबसे ज्यादा लालच कहाँ करते हैं, इन्हीं में ही, और यहाँ अपन क्या कर जाते हैं, एग्जाम के अंदर मात खा जाते हैं, ठीक है। अब देखो अंतिम रिवीजन कैसे करना है, पहली बार उसको जो है डीप गहराई से पढ़ो, क्विक रीजन, ठीक है, सबसे पहले 4 गोल बनाओ, ठीक है, पहली बार तो उसको क्या करो, आप डीप रिवीजन करो, मतलब एक बार पुनः से वापस उसको है ना एक बार दोहरा लो, जो आपने पढ़ा उसको एक बार, एक लाइन से लेकर जेड लाइन तक उसको पूरा, जैसे एबीसीडी बोलते हैं ना अपन, ए से लेकर, एक भी अक्षर नहीं छोड़ना, पूरा का पूरा उसको दोहराओ, फिर आप क्या करो, उसका क्विक रिवीजन करो, मतलब मुख्य बिंदुओं को ही स्कैन करना है, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, कुछ चीजें जो आपके समझ में नहीं आ रही, कौन सी चीजें, कुछ चीजें होती हैं जो आपके जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, ठीक है, कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रही, उन चीजों को जो है वो डाटा टेबल, जैसे किस्मों के आपने डाटा बना लिए, वैज्ञानिक नामों के आपने डाटा बना लिए, डाटा की टेबल बनाए और उन्हें रोज देखें, मतलब कोई टेबल है आपने जहां भी रिवीजन किया उसको, ठीक है, कैसे कितनी बार करना है, 4 बार करना है उसका फुल रिवीजन, इस टाइप से, पहली बार डीप डीप कर लो, दूसरी बार क्विक रिवीजन करो, ठीक है, कर लिया। अब उसके बाद में जो आपने डाटा टेबल बना रखी है उनको तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है, डेली देखना है, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और सबसे ज्यादा व्यक्ति मात भी उन्हीं में खाता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उन्हीं के आते हैं आपके, एग्रीकल्चर किस्म पूछ लिया आपको, कौन सी किस्म होगी, अनाज की कौन सी जैसे गेहूं की किस्म पूछ ली, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी ने ये किस्म बनाई थी, या निम्न में से कौन सी किस्म है वो गेहूं की किस्म है, ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो किस्में याद रखो, वैज्ञानिकों के नाम, या जैसे गेहूं को वैज्ञानिक नाम क्या है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है,
ठीक है? अनार का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये पूछ सकते हैं आपको। तो इनकी एक अलग से टेबल बना लो और उनको डेली है ना अपने चेहरे के सामने, जहाँ आप पढ़ते हो उसके सामने या गेट जैसे ही आप कमरे में अंदर गए उसके सामने लगा, कहीं हर जगह चेप दो उसको। सुबह शाम अपने को उसको देखना ही देखना है। वो क्या होंगी, जैसे ही आपकी रिकवर होंगी, माइंड के अंदर घूमेंगी, वो चीज़ें जितनी बार ज़्यादा देखोगे आप या उनको रिकवर करोगे, ये साइंटिफिक रूल है। जितनी बार आप चीज़ें पढ़ोगे, उन चीज़ों को आप बोलोगे, आप लिखोगे, ठीक है? मैं 3-2-1 रूल बोलता है किसको? इसी को बोलता हूँ। मतलब 3 बार आप पढ़ो, 2 बार आप लिखो और 1 बार आप बोलो, जो है उसको, ठीक है? पहले तो क्या करो 3 बार तो आप उसको माइंड के अंदर पढ़ो, 2 बार उसको आप लिखो, 1 बार आप बोल के सुनाओ किसी को, अपने आप याद हो जाएगा। 7 रूल। ये लाइन बड़ी गजब बनी, बोले सिलेक्शन उसी का ही होता है ना? सिलेक्शन इस बात से नहीं होता है कि आप कितना एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। सिलेक्शन इस बात से है कि जो आपने पढ़ा है वो वास्तव में सही है या सटीकता है उसमें। इस बात से आपका सिलेक्शन होगा। तो 1 अप्रैल को आप मिशन बनाओ। 18 अप्रैल मान के मत चलो कि अपनी एग्ज़ाम जो 18 अप्रैल को है, नहीं। अपनी एग्ज़ाम कब है? 1 अप्रैल को ही है, ये मान के चलो। और जब आप ये मान के चलोगे ना, तो आप खुद एक अलग वे के अंदर आ जाओगे, अलग वे के अंदर आ जाओगे। और आप सोचोगे कि यार नहीं, अपने को ये चीज़ें जो करनी थी, वो हमने कर ली। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है? आज 5 मार्च हो गई, यही कोई 35-30 दिन हैं, 30 35-36 दिन है आपके पास एग्ज़ाम के, 40 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 40 दिन का मैंने फ़ॉर्मूला दे दिया आपको पूरा, कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है? इस फ़ॉर्मूले से आप पढ़ो, बढ़िया तरीके से पेपर करो और क्या आपको और चाहिए इसके बारे में जानकारी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर या किसी नेक्स्ट टिप्स के साथ, किसी अध्ययनरत विषय के साथ। तब तक बने रहिए बुद्धा अकेडमी झुंझुनू के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका ये भाई आपके साथ हमेशा रहेगा। इसी प्लेटफ़ॉर्म के साथ आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म बुद्धा अकेडमी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।